इस वक्त पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो वोट चोरी का आरोप सरकार पर लगा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर लगा रहा है, जिसे सत्ता पार्टी जो है पूरा सिरे से जो है नकार रहे हैं। और ऐसे में पूर्व जज मनोज कुमार जो कि अपनी टीम के साथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी करना अपराध है और वोट चोरी से कैसे बचें, इसको लेकर के आज एक विशेष कॉन्फ्रेंस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया साहब। आप पूरे सिरे से नकार रहे हैं जो सत्ता जो कह रही है कि भाई विपक्ष जो इन पे आरोप लगा रहा है वो गलत है, और आप इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये पक्ष या विपक्ष का मामला नहीं है, ये मतदाता और जो है इलेक्शन कमीशन का मामला है। तो इस पूरे नजरिए पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के मुद्दों को मुहिम बनाकर जनता के बीच में आप लोग आने के लिए तत्पर हैं। वर्तमान समय में देश में वोट चोरी का नारा चला और जगह जगह पर इस वोट के बाबत बातें शुरू हुई हैं, चर्चा परिचर्चा चल रही है। आम आदमी के दिल और दिमाग तक भी ये बात गई, वोट चोरी वाली बात। विपक्ष के ज़्यादातर नेता या यूं कहें सभी लोग ये मानने लगे हैं कि वोट चोरी हुआ है। एक रिसर्च टीम के द्वारा दी गई डाटा जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी के करीब एक घर में एक एड्रेस पे 150, 250, 300, 350, 400 तक वोटर बनाए गए हैं। जो जीवित है उनके भी वोट काटे गए और जो मृतक है उनके वोट जोड़े गए। इस तरह की कई बातें सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं जी। अब चूंकि लोकतंत्र में जिस उम्मीदवार के मत जाते होते हैं वो जीतता है, वो अपने विचारधारा से शासन प्रशासन में सहभागिता देता है। और लोकतंत्र में वोट का महत्व सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उसके पास हथियार है जिससे वो अपने शासन प्रशासन में अपने अधिकारों की बात रखता है। वर्तमान समय में वोट चोरी जब जनता मानने लगी है तो इसके अगला स्टेप है, जब आप किसी को चोर मानने लगते हो तो निश्चित रूप से वो अपराध की श्रेणी में आता है। और चोरी जब अपराध की श्रेणी में आती है तो निश्चित रूप से उसको दंडित भी होना चाहिए, क्योंकि यह दंड कोई किसी व्यक्ति के ऊपर निजी नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को, व्यवस्था को चुनौती देने वाला, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला है। इसलिए भी सज़ा जो होनी चाहिए तो वो गंभीर होनी चाहिए। क्योंकि जो वोट है प्रत्येक जनपदों में, उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ ट्रस्ट ने एडवोकेट राजकुमार साहब के जरिए बहुत सारा काफ़ी समय संसाधन लगाने के बाद बहुत सारे ऑफिशियल डाटा जिला प्रशासन से, चुनाव आयोग से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डाटा कलेक्ट किए हैं, जिसमें क्लियर कट डाटा से ये स्पष्ट होता है कि जो वोट और मतदाता के जो वोट है वो 2022 में 99 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोट्स पाए गए। चूँकि ये डाटा है, ये डाटा अगर आप देखेंगे तो ये डाटा है जो किसी निजी संस्था का नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जो संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। गंभीर विषय यह है कि वोट बनाने की, वोट काटने की, वोट जोड़ने की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत के संविधान ने दे रखा है। बावजूद उसके जो फ्री, फेयर
और ट्रांसपेरेंट का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसका निर्वहन नहीं कर रहा है। और उसके द्वारा जो प्रमाण पत्र एसडीएम के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से चुनाव आयोग को दिया जाता है, वो प्रमाण पत्र में लिखा जाता है, ये मैं आपको आपके सामने प्रमाण पत्र आखिरी पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। अन्य प्रकार से कोई त्रुटि विसंगति नहीं है और कोई मतदाता छूटा नहीं है। तो यह प्रमाण पत्र एक जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति ऑफिशियल डिस्चार्ज अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करता हुआ अगर ये प्रमाण पत्र देता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, और ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा ये संपूर्ण वेरिफिकेशन के बाद ही ये प्रमाण पत्र जारी किया गया होगा। इसको आधार बनाते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी एक प्रमाण पत्र इलेक्शन कमीशन को देते हैं और ये डाटा वहां पे सबमिट होता है। जब सारे मतदाताओं का अगर अधिकारियों के हिसाब से, एसडीएम के प्रमाण पत्र के हिसाब से कोई छूटा नहीं है, तो ये डाटा अलग से कहां से आ रही है? 2022 के बाद ये डाटा 99 लाख रही डुप्लीकेट वोट्स की, और जो सूची दी गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से उसमें डीएससी और पीएससी दो माध्यम से इनके दो प्रक्रियाएं होती हैं सेलेक्ट करने के लिए। इनके पास अपनी मैकेनिज्म है। आम आदमी का भरोसा इनके ऊपर रहा है, लेकिन वोट कुछ डगमगा सा गया है। ग्रास रूट लेवल पे ग्रामीण अंचलों में खास करके बहुत सारे वोट्स में गड़बड़ियां हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं। उसके बावजूद भी इस तरह के प्रमाण पत्र देना अपने देश को धोखा देना है। और यह अपराध की श्रेणी में आता इसलिए है क्योंकि जो ये प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी हैं यह लोक सेवक हैं, और संवैधानिक राज में भारत का कानून जहां पे लागू है उसमें लोक सेवकों के विरुद्ध भी अपराध पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रावधानित भी है, बशर्ते कि अपराध सिद्ध हो। चूंकि प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रत्येक जिले से दिया गया है, उसके बावजूद डुप्लीकेट वोट्स हैं, मृतक हैं, मृतक के वोट्स डिलीट नहीं हुए, शिफ्टेड वोट्स हैं। और अचरज करने वाली बात मैं आपको एक बता रहा हूं, तो इस तरह की खामियां तो काफी पहले से रही हैं। जैसे किसी की उम्र ज्यादा है, कोई मर गया उसका नाम नहीं कटा, कोई जिंदा है उसका नाम कट गया है। एग्जैक्टली। अब ये एक जांच है जिला हापुड़ का 22 अगस्त 2025 का। इसमें विधानसभा क्षेत्र 59 हापुड़ जो आता है उसमें एसडीएम ने अपने बीएलओ सुपरवाइजर क्षेत्रीय लेखपाल को नोटिस भेजा है एक जांच के माध्यम से। उसमें 8 शर्तें दिया है कि आप चेक करिए, क्योंकि कई शिकायतें आई हैं 2022 के चुनाव से संबंधित और 2025 में उसकी जांच हो रही है। मसलन जब आपकी सरकार बन जाती है, जो भी सरकार बन रही है, उसके बाद 3 वर्षों के बाद आप जांच कर रहे हैं, और ये एसडीएम का लेटर है, उसमें तो जांच करते करते समय हो जाएगा, तब तक उस सरकार का समय पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। उसमें जैसे सभी मतदाता शिकायतकर्ताओं का बीएलओ सुपरवाइजर क्षेत्रीय लेखपाल अधिकारी द्वारा स्वयं भौतिक सत्यापन किया जाना। अब दूसरा इनका जो है पॉइंट है, मतदाता का परिवार शिकायतकर्ता से बीएलओ द्वारा स्वयं मुलाकात की जाएगी और मौके के जीपीएस फोटो संलग्न करने होंगे। इस तथ्य की भी जांच की जाए कि मतदाता वास्तविक है अथवा फर्जी है। क्या यह पहले नहीं किया होगा, और अगर किया होगा तो दंडित कौन होगा? मतदाता सूची में नाम था, यदि नाम कटा हो तो क्यों और कब, तिथि के साथ बताएं। यदि नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया तो क्यों और कब, अब तिथि का नाम बताएं। वर्तमान मतदाता सूची में नाम है या नहीं, वर्तमान स्थिति में यह भी स्पष्ट करें। क्या मतदाता इस समय अनुपस्थित, शिफ्टेड अथवा मृतक है, तिथि बताएं। संबंधित शिकायती मतदाताओं, पड़ोसियों, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान के संयुक्त लिखित बयान भी संलग्न करें। अब इस तरह के नोटिसेस
एक मैंने विधानसभा क्षेत्र 59 नंबर का आपको जिक्र किया, इसकी जांच कब हो रही है? 22 अगस्त 2025 में। और ये चुनाव कब हुआ? 2022 में। 3 वर्षों के बाद आपको आवश्यकता पड़ रही है उस जांच की। तो इस तरीके से बहुत सारे इरेगुलरिटीज, ये तो बहुत संघर्ष के बाद शिकायत यहाँ तक पहुंची हुई होगी कि उस टेबल से मजबूर होने के बाद इस तरह की जांचें कराई जाती हैं। क्योंकि दस्तावेजीय साक्ष्य पे आधारित होती हैं ये सब जांचें, इसलिए इसमें बचना मुश्किल होता है। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने मांगा कि आखिर चुनाव से संबंधित इरेगुलरिटी अगर होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, तो उसमें स्पष्ट रूप से जवाब आया है कि एसडीएम्स के लिए उन्होंने माना है कि एसडीएम इसके जिम्मेदार होंगे। एसडीएम डीएम के अंडर ही पूरा क्षेत्र होता है जी, लेकिन इसमें एसडीएम को माना है। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब आप किसी को आरोपी बनाओगे तो चूंकि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया ये उत्तर है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यह सूचित किया जाता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचन नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण के लिए संवैधानिक प्राधिकारी है, इसलिए वह उक्त प्रक्रिया से संबंधित प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है जी। तो जब भी जिसका वोट कटता है गलत तरीके से, विरुद्ध तरीके से, वो उसका एक रिप्रेजेंटेशन अपने बीएलओ के पास कॉपी टू एसडीएम और डीएम करे वो, और अगर उस पर उसका नाम जोड़ा नहीं जाता है तो फिर आगे की रूपरेखा में उसको उसके खिलाफ आरोपी बनाकर एसडीएम को जरूर आरोपी बनाए और उसके बाद मुकदमा दाखिल करे। निश्चित रूप से उसके साथ जैसे बुद्धिजीवी जो पूर्व न्यायाधीश हैं, या आप बता रहे थे कि एसडीएम डीएम भी आपके साथ हैं, आपकी टीम में है, तो ऐसे लोगों के आने के बाद, इतने तथ्य, इतने डाटा कलेक्शन करने के बाद क्या स्थिति आपको लगती है कि किस तरह से? निश्चित रूप से बदलाव होगा। जब जागरूक नागरिक होता है, जागरूक जब आप होते हैं तो आपके अधिकारों का कम से कम हनन होता है। और इसीलिए शिक्षा पे बाबा साहब ने भी जोर दिया था कि शिक्षित बनिए ताकि अपने हक अधिकारों हुकूक को समझिए, जानिए। जो शिक्षित होता है, जागरूक होता है, उसके हक अधिकार नहीं छीने जा सकते। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम बिल्कुल सही है, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष जहां जीतता है वहां तो इस तरह की कोई धांधली उनको नजर नहीं आती। यह जो मुद्दा है ये मतदाता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच का है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं है। वो एक जीत और कमीशन एग्जैक्टली सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ, ऐसे ही आरोप लग रहे हैं ना जी। अगर आप कार्रवाई नहीं करते और आपके सामने इतने सारे आवाज आते हैं, इतने सारे पीड़ित आ रहे हैं कि हमारे वोट काट दिए जाते हैं, गांव के गांव लोगों को साफ कर दिया जाता है, एक घर में 100 से 200 से 300 तक लोगों के वोटर आईडी बनाए जा रहे हैं, तो बनाने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही है ना। भारत के संविधान ने उसको शक्तियां दे रखी हैं वोट के माध्यम से सभी लोगों। आप मानते हैं सरकार के प्रेशर में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन? हाँ, क्लियर कट अब तो लोगों के बीच में आम चर्चा का विषय बन चुका है। और इलेक्शन कमीशन एक, हम लोग छोटे थे तो सुना करते थे टीएन सेशन साहब थे। टीएन सेशन साहब ने इलेक्शन कमीशन को जिंदा किया और वो जाने भी जाते हैं। और वर्तमान समय में अब जो इलेक्शन कमीशन है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो अपने नागरिकों से जरूर लड़ रहा है। अपने नागरिकों को साबित करना है कि उनके हक अधिकार लड़ने के लिए वो कौन सी योजना बनाते हैं, कौन से फोरम को चुनते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और यकीन मानिए कि जब इस तरह की कार्रवाइयां अगर आप अपने क्षेत्रों से जागरूकता के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैला के अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके वोट सुरक्षित होंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व न्यायाधीश मनोज कुमार, जो कि गंभीर आरोप जो है इलेक्शन कमीशन पर, उनकी कार्यशैली पर लगा रहे थे। और इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार, हमारे से जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई ANC इंडिया के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।